Hello students, welcome to the account class. Myself Rupi Trivedi from NCMS Chavua. Today we are going to start with practical problems related to chapter exercise. Okay, so first we will take fund based accounting. Okay, तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है. जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है वही क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में भी है. ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक question number 6 which is related to fund based accounting. Okay, so question 6, how are the following items shown in the accounts of a not for profit organization? तो कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं इन क्वेश्चन में? टूर्नामेंट फंड 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000. मीन्स यहाँ पर ये जो 3 आइटम्स अवेलेबल हैं इन आइटम्स को हमें क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से 3 अकाउंट मेंटेन करती है. फर्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट. ओके, और एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आएगी. तो यहाँ पर जो हम देखेंगे वो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के सेंस में ही देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा. और अगर आप उसको दोनों में से किसी अकाउंट में लेते हो तो उसे किस तरीके से आप शो करोगे, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करोगे. ओके, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या चीज़ लोगे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे आप रेवेन्यू नेचर के आइटम लोगे, रिकरिंग नेचर के आइटम लोगे. रिकरिंग मीन्स क्या हो जाएगा, जो कि बार बार होते हैं. और बैलेंस शीट में कौन से नेचर के आइटम जाएंगे, कैपिटल नेचर के आइटम जाएंगे जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मीन्स बार नहीं होते. ओके, तो यहाँ पर हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ऑर्डिनरी और स्पेसिफिक या स्पेशल. ओके, तो ऑर्डिनरी आइटम सारे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे और जितने भी आपके स्पेशल या स्पेसिफिक आइटम है वो सारे बैलेंस शीट में आप रिकॉर्ड करोगे. तो यहाँ पर जो आइटम्स अवेलेबल हैं वो हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में. तो फर्स्ट टूर्नामेंट फंड. अब फंड जो भी है, ओके, तो अगर फंड आपको जनरल दिया जाता है तो कोई मैटर नहीं है. लेकिन अगर फंड के आगे अगर आपको स्पेसिफिक कोई नेम मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है, फंड के साथ कोई नेम मेंशन कर दिया जाता है तो वो फंड अपने आप में एक स्पेशल फंड हो जाता है. और स्पेशल फंड, ओके, स्पेशल फंड जो है वो आपके एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट में रहेगा. मीन्स ये स्पेशल आइटम है तो स्पेशल आइटम कहाँ जाएगी, मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डिनरी जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और जो भी आपके स्पेशल आइटम्स है वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में. तो फंड जाएगा आपका बैलेंस शीट में. अब बैलेंस शीट में आप असेट साइड में लेके जाओगे या लायबिलिटी साइड में. तो जो फंड है ये फंड आपकी एक तरीके से लायबिलिटी है. ओके, यहाँ पर ये फंड आपको किस लिए मिला है, टूर्नामेंट के लिए मिला है. मीन्स आपको टूर्नामेंट करवाना है, तो जब तक आप टूर्नामेंट नहीं करवा लेते तब तक ये आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी. टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको अमाउंट मिला है ये आप लायबिलिटी साइड में शो करोगे. अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हैं, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट दिया है. मीन्स अब टूर्नामेंट आपके पास फंड अवेलेबल है तो अब उससे रिलेटेड जो भी आपके पास रिसीट्स है, इनकम है और उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं या पेमेंट हुई है उन सब का रिकॉर्ड आप कहाँ पर रखोगे, जहाँ पर आपने फ़ंड को रिकॉर्ड किया. तो फंड को हम रिकॉर्ड कहाँ पर करेंगे, बैलेंस शीट में. तो ये जो आइटम्स है दोनों ये भी कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में ही जाएंगे. तो देख लेते हैं हम सॉल्यूशन में. फर्स्ट आपने क्या करा, बैलेंस शीट बनाई है. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटीज़, अमाउंट, ये जो बॉक्सेस है यहाँ पर रुपीस लिखा हुआ है. ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बॉक्स देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बॉक्स एक तरीके से आपके अमाउंट या रुपीस के साइन के लिए. ओके, तो लायबिलिटीज़ रुपीस, अमाउंट रुपीस. ओके, फंड ले लिया सबसे पहले आपने, ये फंड आपने एंट्री कर दी टूर्नामेंट फंड. फंड कितने का है, 50,000 आपने शो कर दिया. टूर्नामेंट फंड 50,000. ये 50,000 आपने इनर में इसलिए शो करा है क्योंकि इससे रिलेटेड और भी आइटम है जिनको अभी आप एडलेस करोगे. अगर यहाँ पर और कोई एडिशनल आइटम नहीं होते तो ये 50,000 डायरेक्ट आप आउटर में शो करते. तो फंड के अमाउंट के साथ साथ अब हम देखेंगे कि इसमें क्या रिसीव हो रहा है हमको और क्या हम पेमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिसीट देख लेंगे कि जो कि हमारे फंड के अमाउंट को इंक्रीज़ करती है. तो यहाँ पर रिसीट कौन सी दे रखी है, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000. तो ये
रिसीट एक तरीके से आपके फंड के अमाउंट को इंक्रीज कर देगी, तो ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारी रिसीट है, ऐड रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000। ओके, नेक्स्ट टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं, तो आपने फंड के लिए 50,000, आपको रिसीट हो गई 20,000, टोटल अमाउंट कितना है आपके पास 70,000। अब 70,000 में से आपने टूर्नामेंट के सेंस में कुछ एक्सपेंसेस कर दिए, कितने के 15,000 के, तो अब आपके पास जो फंड है वो कितना अवेलेबल है 55,000, तो ये 55,000 आपने नेट अमाउंट के कॉलम में शो कर दिया। इस तरीके से हमने ये फंड की अकाउंटिंग कर ली। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि फंड अगर आपको दिया है तो उसकी अकाउंटिंग या कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे और उसे कहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, हाउ आर द फॉलोइंग डील विद इन द अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपके देखा जाए तो एक तरीके से 2 केसेस में। ओके, तो फर्स्ट केस आपको दे रखा है, सबसे पहले हम इतना केस ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस आपको दे रखा है प्राइस फंड कितना है 50,000, सेकंड दे रखा है प्राइजेस अवॉर्डेड कितना आपके पास 12,000, और लास्ट में दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, ये कितना आपका 15,000। ओके, तो अब इसके लिए अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप किस तरीके से अकाउंटिंग करोगे, तो पहले हम देखते हैं कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। फंड आपको दे रखा है, प्राइस आगे आपको नेम मेंशन कर दिया, मतलब ये क्या हो गया स्पेशल हो गया, तो स्पेशल आइटम कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, बैलेंस शीट में। फंड है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ओके, और उसके बाद प्राइस अवॉर्डेड मीन्स आपने अवार्ड दिए होंगे, प्राइस दिए होंगे, तो वहाँ पर आपने पेमेंट की होगी, तो फंड में से आप ये 12,000 माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, प्राइस के सेंस में आपने एक्सपेंसेस किए हैं। ओके, और लास्ट में आपको दे रखा है मैच एक्सपेंसेस। अब मैच से रिलेटेड यहाँ पर कोई फंड है क्या, नहीं। अगर मैच का यहाँ पर फंड होता तो मैच एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते स्पेशल, क्योंकि उसके पास स्पेशल फंड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेशल फंड नहीं है मैच के सेंस में, तो एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर आइटम है मैच एक्सपेंसेस, ये आपका ऑर्डिनरी आइटम हो जाता है, और ऑर्डिनरी चीज़ों को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस है तो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, तो इसको हम 15,000 से मैच एक्सपेंसेस के नेम से हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, बैलेंस शीट लिया आपने, फंड है आपने लाइबिलिटी साइड में शो कर दिया, प्राइस फंड कितना है 50,000, उसमें से आपने प्राइस के लिए अमाउंट पे किया होगा, तो ये 12,000, इसके आप माइनस कर दोगे, तो नेट आपके पास आज की तारीख में कितना फंड बचा है, फंड में आपके पास कितना अमाउंट अभी भी है 38,000, जो कि आपने बैलेंस शीट में नेट अमाउंट की कॉलम में शो कर दिया। ओके, और प्राइस के लिए आपके एक तरीके से जो एक्सपेंसेस हुए थे मैच एक्सपेंसेस 15,000, उसके लिए यहाँ पर एक नोट लिख दिया है। आप यहाँ पर नोट के थ्रू भी ये चीज़ बता सकते हो कि उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चाहो तो आप इसका नोट भी दे सकते हो, और चाहो तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंसेस करके वो अमाउंट शो भी कर सकते हो। ओके, तो ये अब उसके बाद आप क्या देखोगे, केस सेकंड। ओके, अब केस सेकंड में क्या हो जाएगा, मैच फंड आपको दिया है 1 लाख। ओके, मैच एक्सपेंसेस आपके कितने 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 एंड प्राइज अवॉर्डेड 19,000। तो मैच फंड कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली अभी हमने देखा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, मैच के एक्सपेंसेस उसके फंड में से माइनस हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, आपको अगर सामने स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट दे रखा है, अब वो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई स्पेसिफिक नेम मेंशन कर दिया जाता है तो भी वो इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट है, इसलिए उसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड में ही शो करेंगे, भले वो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट आप असेट साइड में शो करोगे 60,000। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट हमने मैच फंड के सेंस में किया था, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट हो गई, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा वो इंटरेस्ट एक तरीके से हमारी रिसीट हो गई, किसके सेंस में, मैच फंड के सेंस में, तो ये रिसीट हमारे मैच के फंड को इंक्रीज करेगा, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और प्राइस अवॉर्ड, अब प्राइस दे दिया, प्राइस तो एक तरीके से डिफरेंट आइटम हो गया,
अब प्राइस का यहाँ पर कोई फंड नहीं है, मतलब प्राइस जो है वो आपका ऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी को कहाँ लेके जाएंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब प्राइस अवॉर्डेड मीन्स प्राइस आपने दिए होंगे, प्राइस के लिए अमाउंट पे किया होगा, तो ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। ओके, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम देख सकते हैं। ये रही आपकी बैलेंस शीट केस 2 में। लाइबिलिटी साइड मैच फंड आपने मेंशन कर दिया 1 लाख। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड आपका इन्वेस्टमेंट पे 3000 आपने रिसीव किया। उसके बाद मैच के एक्सपेंसेस कितने हो गए, 35,000, तो टोटल कितना आ गया, 68,000। आज की तारीख में 68,000 का बैलेंस आपके पास अवेलेबल है, आपके मैच फंड है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड ये आपकी एसेट थी, जो कि मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, उसे आप एसेट साइड ही रिकॉर्ड करोगे, भले ही वो किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड हो या नहीं हो। ओके, तो इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग है। और नीचे आपको नोट दे रखा है किस सेंस में, आपके प्राइस अवॉर्डेड के सेंस में, कि उसे बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, उसे हम कहाँ लेंगे, एक्सपेंडिचर साइड। ओके, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट है, ये छोटे छोटे पार्ट एक तरीके से आपको एग्जाम में इस तरीके के सामने आएंगे, 1 या 2 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स में आपको एक कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। आपको जो आगे जाके करना है वो क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन आपके होंगे और ये पर्टिकुलर आइटम आपको शो करने होंगे, तो जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में देख रहे हैं। ओके, फिर कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच expenses and match fund in the appropriate financial statements of the club for the year ended 31st March 2019। यहाँ पर आपको जो 2 चीज़ें शो करनी वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट आपके एक तो मैच एक्सपेंसेस और सेकंड मैच फंड। तो ये मैच एक्सपेंसेस और मैच फंड को आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे, कहाँ पर आप इसको शो करोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। ओके, एक्सपेंसेस है मैच से रिलेटेड, लेकिन जब तक इसका फंड नहीं होगा तब तक ये ऑर्डिनरी रहेगा। ओके, अगर इसका कुछ स्पेसिफिक फंड है तो ये ऑर्डिनरी से स्पेशल माना जाएगा। ओके, मैच फंड सी, यहाँ पर मैच फंड दे रखा है, मीन्स ये फंड भी स्पेशल हो गया और इससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी स्पेशल हो गए। फिर थर्ड, डोनेशन फॉर मैच फंड। मैच फंड के लिए आपके पास पहले से अमाउंट था, है ना, मैच फंड में अमाउंट था, अब किसी ने आपको डोनेशन भी दे दिया, तो ये डोनेशन एक तरीके से आपके फंड के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। और फिर प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, मतलब आप मैच करवा रहे हो। ओके, क्योंकि ये फंड आपको मैच करवाने के लिए मिला था, ये मैच आपने करवाया, इसके लिए आपने टिकट सिस्टम रखा, मैच से रिलेटेड आपने टिकट सेल करी और उससे आपको अमाउंट रिसीव हुआ, तो ये भी एक तरीके से आपके फंड को इंक्रीज करेगा, अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो। ओके, तो इसको आप किस तरीके से आप ट्रीट करोगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके लिए एक सस्पेंस है, वो सस्पेंस हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपने बैलेंस शीट बना ली। ओके, अब बैलेंस शीट में मैच फंड कितना है आपका, 24,000, देखो यहाँ पे लिखा है, लेट्स, है ना, सी मैच फंड 24,000, तो ये 24,000 हमने लाइबिलिटी साइड शो कर दिए, क्योंकि फंड को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी साइड। अब उसके बाद किन किन चीज़ों से ये फंड आपका इंक्रीज हो रहा है, आपको डोनेशन मिला है कितना, 40,000, ये 40,000 आपने ऐड कर दिया। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, आपने टिकट को सेल करा, इससे भी आपकी अर्निंग हुई, तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, इसको भी आप ऐड कर दोगे। अब उसके बाद आपके मैच एक्सपेंसेस कितने हैं, मैच एक्सपेंसेस देखिए आपके कितने हैं यहाँ पर, मैच फंड मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट है आपका 1,02,000। ओके, मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है आपका, 1,02,000, लेकिन यहाँ पर जो फंड आपके पास अवेलेबल है वो कितना है, 24,000 आपके पास फंड का अमाउंट आपने रिसीव किया, डोनेशन से 40 मिला और आपको टिकट्स को सेल करने से कितना अमाउंट मिला आपको, 15,000। इन तीनों को जब आप टोटल करोगे तो आपके पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, ओनली 79,000, लेकिन एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, 1,02,000। तो अब 1,02,000 के एक्सपेंसेस को आपको कवर करना है आपके फंड से, लेकिन फंड में तो इतना अमाउंट है ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना फंड हमारे पास अवेलेबल है उस फंड से जितना एक्सपेंसेस हम कवर कर सकते हैं उतना एक्सपेंसेस हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंस हमारे पास फंड कितना है, 79,000 ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सिर्फ एक्सपेंसेस में से 79,000 के जो एक्सपेंसेस है
उनको इस फंड के टोटल में से माइनस कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ मैच एक्सपेंसेस आपको लग रहा होगा 1,02,000 क्यों नहीं लिखा है, 1,02,000 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि फंड हमारे पास 79,000 का है, तो हम सिर्फ 79,000 के एक्सपेंसेस ही इससे पे कर सकते हैं। तो 79,000 हमारे पास अमाउंट था, उसमें से 79,000 का ही हमने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर अब फंड में हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं बचा है, तो यहाँ पर आप 000 मेंशन नहीं करोगे। जब भी अमाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है तो हम यहाँ पर नील वर्ड का यूज़ करते हैं अकाउंट में, तो यहाँ पर आपने शो कर दिया नील, और एसेट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने अकाउंटिंग कर दी। अब आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि एक्सपेंसेस तो 1,02,000 के थे, 79,000 की पेमेंट तो हमने यहाँ पर शो कर दी। अब बचे जो 23,000 है, मीन्स 1,02,000 में से 79,000 आप लेस कर दोगे, कितना आया 23,000। अब ये 23,000 के एक्सपेंसेस को क्या हुआ, इसका क्या किया, तो जब तक फंड था तब तक ये एक्सपेंसेस स्पेशल थे, तो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे थे। अब फंड हमारे पास खत्म हो गया, मीन्स अब ये जो एक्सपेंसेस है ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी। तो 23,000 के जो एक्सपेंसेस है आपके ऑर्डिनरी हो जाएंगे, और ऑर्डिनरी को हम कहाँ पर शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर साइड में आप शो कर दोगे 23,000, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। एक्सपेंडिचर साइड मैच एक्सपेंसेस, जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका 23,000 आपने यहाँ पर शो कर दिया, और एज अ नोट भी यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। तो कभी आपके पास फंड अगर इनफ नहीं हो, व्हेन वी हैव नॉट इनफ फंड, तो ऐसी कंडीशन में आप ये जो बचे हुए एक्सपेंसेस हैं उनको आप जनरली या ऑर्डिनरी ट्रीट करोगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अब ये जो क्वेश्चन 10 है, अभी तक आपने जो फंड की अकाउंटिंग करी है सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू वर्ड आता है, न्यू टर्म आता है, पैवेलियन। पैवेलियन क्या होता है, एक तरीके से स्टेडियम नहीं होता है, बट स्टेडियम जैसा ही होता है। एक तरीके से ग्राउंड में एक बिल्डिंग होती है जहाँ से आप मैच देख सकते हो बाहर, मतलब जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो उस बिल्डिंग में रहते हो और वहाँ से बाहर देख सकते हो। तो इस बिल्डिंग के सेंस में अगर आपको अकाउंटिंग करना है पैवेलियन के सेंस में, तो आप क्या करोगे, हियर वी हैव 3 कंडीशन, ओके, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो इन 3 कंडीशन में आप पैवेलियन फंड अगर आपको दे रखा है तो, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे। फॉर्मेट वगैरह हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट केस आपको क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैवेलियन इज 6 लाख। 6 लाख का पैवेलियन बन गया आपका। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। तो जो पैवेलियन का वर्क था वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी बन रहा है। तो जितना बन गया है वो कितना है, 6 लाख। 6 लाख तक की आपकी जो पैवेलियन की बिल्डिंग है वो बनकर रेडी है। कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2018 20 लाख। यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ है केस 1 में। फर्स्ट आपको दिया है 6 लाख की आपके पास पैवेलियन बनकर रेडी है, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी तक वर्क फिनिश नहीं हुआ है, बट 6 लाख तक का वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम ये मानेंगे कि 6 लाख तक का पैवेलियन हमारा बनकर रेडी है। तो 6 लाख पैवेलियन क्या हो गया, एक तरीके से बिल्डिंग हमारी क्या होती है, असेट। तो ये 6 लाख हम असेट साइड में शो कर देंगे। सेकंड आपको दिया यहाँ पर कैपिटल फंड कहाँ पर जाएगा, स्पेशल है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पर केस 1 के लिए आप इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दोगे। कैपिटल फंड आ जाएगा आपका 20 लाख, और असेट साइड में पैवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस 6 लाख करके आप शो कर दोगे, ओके। कम टू द आपकी केस सेकंड, कंडीशन सेकंड अगर आपको दे रखी है तो क्या होगा, सेम थिंग है। यहाँ पे भी पैवेलियन आपका है 6 लाख का, ओके, और फंड आपको दे रखा है पैवेलियन फंड। इसके पहले वाले केस में पैवेलियन फंड नहीं था, यहाँ पर पैवेलियन का फंड भी दे रखा है, कितना है 10 लाख, और कैपिटल फंड भी दे रखा है 20 लाख। अब इसको किस तरीके से आप ट्रीट करोगे, ओके। तो केस 2, सबसे पहले तो जितना पैवेलियन हमारा बनकर रेडी है, हमारी असेट हो जाती है वो बिल्डिंग, 6 लाख हमने असेट साइड में शो कर दिया, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंड है। फर्स्ट हम शो करते हैं कैपिटल फंड 20 लाख का, और सेकंड आपका हो जाएगा पैवेलियन फंड 10 लाख, ओके। ये पैवेलियन बनाने के लिए आपको पैवेलियन फंड का अमाउंट मिला था, तो अमाउंट था आपके पास 10 लाख, जिसमें से 6 लाख का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 6 लाख जितना आपका बन गया है पैवेलियन, उतनी की पेमेंट आपने कर दी होगी। 6 लाख का पैवेलियन बन गया है तो 6 लाख आपने पेमेंट किया होगा। तो 10 लाख में से 6 लाख आपने एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पैवेलियन के लिए पे किया था, तो 6 लाख आपने माइनस कर दिए, तो 4 लाख। अब आपके फंड में नेट कितना अमाउंट बचा है पैवेलियन फंड के लिए, ओनली 4 लाख। तो ये 4 लाख आप यहाँ पर शो कर दोगे, ओके। अब
यहाँ पर जब भी आपको पेविलियन दे रखा है और पेविलियन का फंड भी अगर आपको दे रखा है तो यहाँ पर इसके 3 इफेक्ट होंगे। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि एसेट साइड में आ जाएगा क्योंकि इतना पेविलियन आपका बन के रेडी है, आपकी एसेट है। सेकेंड आपका हो जाएगा कि फंड का अमाउंट जो था उसमें से जितने का पेविलियन आपका बन गया उतना आपने पे भी तो किया होगा, तो फंड आपका डिक्रीज हो जाएगा, 4 लाख आ गया आपका। और उसके बाद एक इफेक्ट और आ जाएगा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ओके, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद अगर हम जब कभी भी असेट कोई परचेस करते हैं बिज़नेस के पर्पज़ से, तो उस असेट को हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं, तो वह असेट एक तरीके से हमारी कैपिटल को भी इंक्रीज़ कर देती है। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने किया होगा। तो यहाँ पर भी ये पेविलियन बनकर रेडी है और ये पेविलियन हमारी असेट है जो कि हमारे कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगी। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह पे कैपिटल फंड होता है, इसलिए हम ये 6 लाख आपके पेविलियन के नाम से यहाँ पर कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। मतलब ये 6 लाख से इस असेट ने हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया, कैपिटल फंड को इंक्रीज़ कर दिया। तो अब हमारे पास कैपिटल कितनी है? 26 लाख। ओके, फिर केस थर्ड, एक्सपेंडिचर दे रखे आपके पास 6 लाख के। ओके, सेकेंड, कंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है पेविलियन फंड का 10 लाख और कैपिटल फंड आपको कितना दे रखा है? 20 लाख। और यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड हो गया है कि आपने डोनेशन भी रिसीव किया पेविलियन के लिए। तो ये डोनेशन किसके लिए मिला है? पेविलियन के लिए। तो ये पेविलियन के फंड के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। इसकी अकाउंटिंग देखते हैं हम, सेम चीज़ होगी जो अभी आपने देखी है। ओके, सबसे पहले पेविलियन हमारा रेडी है 6 लाख का, ये 6 लाख यहाँ पर आ गया। ओके, कैपिटल फंड हमारे पास था 20 लाख का, जिसमें पेविलियन असेट हमारी बिजनेस में आई है, ऑर्गेनाइजेशन में आई है। ओके, तो ये एक तरीके से पेविलियन हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इसलिए ये 6 लाख की असेट हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देगी, कैपिटल फंड को इंक्रीज कर देगी। तो 26 लाख आपने यहाँ पर शो कर दिया टोटल अमाउंट। अब पेविलियन का फंड आपके पास था 10 लाख। ओके, अब डोनेशन आपने कितना रिसीव किया? 5 लाख। तो टोटल आपके पास अब फंड में कितना अमाउंट हो गया? 15 लाख। अब 15 लाख में से आपने 6 लाख एक्सपेंडिचर किए थे पेविलियन बनाने के लिए। तो पेविलियन के लिए जितना आपने पेमेंट किया 6 लाख वो आप माइनस कर दोगे। तो अब आज की डेट पर आपके पास फंड में, पेविलियन के फंड में कितना अमाउंट अभी भी है? वो है आपका 9 लाख। इस तरीके से आप यहाँ पर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप दोगे जब पेविलियन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एंट्रेंस फीस। इसके पहले के जो क्वेश्चन हमने देखे वो आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग थी। मीन्स अगर आपको फंड दे देते तो उसका कैलकुलेशन, उसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे। यहाँ पर आपको क्या दिया? अब एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 11 जो है वो आपका एंट्रेंस फीस से रिलेटेड है। लेट्स सी कि इसमें क्या दे रखा है आपको, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव हियर। Okay, how is entrance fees deal with while preparing the final account for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternative cases। यहाँ पर भी आपको 2 केसेस दिए हैं, उन 2 केसेस में आप किस तरीके से अकाउंटिंग करोगे। Let's see, first case, during the year ended 31st March 2019 entrance fees received was 1 लाख। अब entrance fees पहली चीज़ तो ये ऑर्डिनरी है या स्पेशल? तो ये ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्लब एंट्रेंस फीस बार बार रिसीव करता है। ओके, तो क्लब को या ऑर्गेनाइजेशन को ये फीस बार रिसीव होती है, मीन्स ये रेवेन्यू नेचर की है या रिकरिंग नेचर की है। तो ये एक तरीके से ऑर्डिनरी चीज़ है। स्पेशल चीज़ वन टाइम होती है, लेकिन ऑर्डिनरी चीज़ बार होती रहती है। तो एंट्रेंस फीस हम रिसीव करेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी होने की वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ओके, अब इनकम है एक्सपेंडिचर, तो एंट्रेंस फीस हम रिसीव करते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम ये एंट्रेंस फीस रिसीव करेंगे, इसलिए आपकी इनकम आ जाएगी। तो इसे आप इनकम साइड में शो करोगे। सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बना दिया, उसमें एंट्रेंस फीस आपने इनकम साइड पे शो कर दी 1 लाख। ओके, फिर केस सेकंड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंट्रेंस फीस रिसीव कितनी की आपने? 1 लाख। और आउट ऑफ दिस 25,000 was received from individuals whose membership is not yet approved। ओके, मीन्स एंट्रेंस फीस के नाम से आपको कितना मिलना चाहिए था? 1 लाख। तो 1 लाख आपने रिसीव तो की है, लेकिन उसमें क्या हो गया कि 25,000 के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी मेंबरशिप अभी तक आपने अप्रूव नहीं की है। तो क्या करोगे? जब आप उनको मेंबर बना ही नहीं रहोगे तो आप क्या करोगे? उनका अमाउंट उन्हें रिटर्न कर दोगे। ओके, तो ये अमाउंट एक तरीके से आपका नहीं है। आप जब उनको मेंबरशिप प्रोवाइड करोगे तो आप ये अमाउंट रिसीव करोगे। आप जब उन्हें उनकी मेंबरशिप अप्रूव ही नहीं कर रहे हो तो फिर वो अमाउंट आप नहीं ले सकते।
ओके, तो इसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, है तो ऑर्डिनरी, जाएगा किधर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में। तो इनकम साइड में आपने शो कर दिया इंट्रेंस केस सेकंड में इंट्रेंस फीस, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया 1 लाख, उसमें से 25,000 जो कि अप्रूव नहीं हुआ है वो आपने माइनस कर दिया, मीन्स नेट इंट्रेंस फीस कितना अमाउंट आपने रिसीव किया 75,000, तो ओनली 75,000 अमाउंट आप यहाँ पर शो करोगे। ओके, फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा और आपको डिटेल में समझना होगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, अभी कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ओके, अब कंज्यूमेबल मीन्स क्या हो गया कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो क्लब्स होते हैं, वो अपने यहाँ पर कुछ चीज़ों का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। ओके, ये स्टॉक किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ये स्टॉक मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, स्टेशनरी से रिलेटेड हो सकता है, मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी वो हम देखते हैं। तो कंज्यूमेबल मीन्स क्या हो जाएगा, कंज्यूम मीन्स कितना आपने यूज़ कर लिया, मीन्स मान लो कि कोई मटेरियल है, ओके, स्टॉक है आपके पास मटेरियल का, तो वो मटेरियल आपके ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास 50,000 का मटेरियल था, आपको लगता है कि वो कम ना पड़ जाए, इसलिए आपने 10,000 का और मटेरियल परचेस कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 50,000 पहले से आपके पास था, 10,000 आपने जो परचेस किया, टोटल आपके पास कितना मटेरियल हो गया 60,000। यहाँ पर हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में जो परचेस किया उसको ऐड कर दिया, तो टोटल आपके पास मटेरियल है 60,000। अब जब ईयर के एंड में जब आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंटिंग करते हो, वहाँ पर आपने चेक किया कि ये जो मटेरियल का स्टॉक है ये कितना अमाउंट शो कर रहा है, ओनली 20,000। तो हमारा जो कैलकुलेशन था उसमें तो 70,000 थे, 50 का था और 20 हमने और परचेस किया तो 70 होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपका सिर्फ 20 शो कर रहा है, मीन्स उसके बीच का जो डिफरेंस है उसका क्या हुआ, तो उसका जो बीच का डिफरेंस है हम ये मानते हैं कि इतना मटेरियल हमने यूज़ कर दिया। ओके, तो ये मटेरियल यूज़ करना ही मटेरियल कंज्यूम कहलाता है, तो उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, उसमें परचेस को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट हमने रिसीव किया वो क्या हो गया आपका मटेरियल कंज्यूम। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी करोगे। क्वेश्चन 21 आपका, ओके, ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ पर मेडिसिन का स्टॉक है, तो मेडिसिन के स्टॉक के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, अब आपको इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, एक 1 अप्रैल 2017 की इन्फॉर्मेशन है और सेकंड आपको 31 मार्च 2018 की इन्फॉर्मेशन है, मीन्स आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल को और मार्च में आपका ईयर एंड हो रहा है, तो ये आपका ओपनिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, और ये आपकी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और तो ये ओपनिंग क्लोजिंग किस चीज़ का दे रखा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का जो ओपनिंग डेट पर ओपनिंग स्टॉक है कितना है 1,75,750 और स्टॉक आपका जो मेडिसिन का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 1,44,650। ओके, और क्रेडिटर्स भी आपको दे रखे हैं। क्रेडिटर्स क्यों दिए, हो सकता है कि आपने जो मेडिसिन परचेस की होगी वो आपने कैश में परचेस नहीं की होगी, तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपने उनको पैसा नहीं दिया होगा, अमाउंट पे नहीं किया होगा, तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके ओपनिंग कितने हैं 15,06,900 और आपके जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं 18,20,700। ओके, और लास्ट यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट दिया है, मेडिसिन परचेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 16,80,700। स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ओके ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 मीन्स ये स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर कर रहे हो 17-18 के लिए। इसका फॉर्मेट आपने बना लिया, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आप आइटम शो करोगे और अमाउंट के लिए कॉलम हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करोगे और यूज़ कर आपको इस स्टेटमेंट में शो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना दिया है 16,80,700। अब यहाँ पर आपको ये नहीं बता रखा है कि आपने ये कैश में परचेस किया है, मीन्स क्या हो गया, ये क्रेडिट परचेस है। ओके, तो सबसे पहले हम ये अमाउंट लेंगे क्योंकि ये हमारा मेन अमाउंट हो गया कि पूरे ईयर में आपने कितना परचेस किया। तो मेडिसिन परचेस ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700 रुपीज़। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे,
स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। इसका फॉर्मेट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि क्यों ऐड करा, क्यों लेस किया, क्या ऐड किया, क्या लेस किया। ओके, तो स्टॉक बिगिनिंग, तो ये जो स्टॉक है ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग हम ऐड कर देंगे और क्लोजिंग हम माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग के लिए हमने 175,750 ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारा 144,650 ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इस चीज़ को जब हमने एडलेस करके जो नेट अमाउंट हमने रिसीव किया है वो कितना है आपका 61,11,800। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर डेबिटेड दे दिया है तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डेबिटेड से आपको लगेगा कि इसको डेबिट साइड ले जाए, क्रेडिट साइड ले जाए, जबकि हमारे तो इनकम और एक्सपेंडिचर दो साइड होते हैं। तो ये जो अमाउंट है आप डेबिट साइड ले जाओगे। डेबिट साइड मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कॉलम जो होता है वो आपका, डेबिट साइड जो होता है वो एक्सपेंडिचर का होता है। मीन्स 61,11,800 आप एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, ओके, वो आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आपके मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का 1 लाख है, ओपनिंग क्रेडिटर आपको दे रखे 90,000, कैश परचेस। अब उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट लिखा था, कौन सा वाला अमाउंट, ओके, ये जो अमाउंट था ये आपका कैश नहीं था, ये आपका क्रेडिट था। ठीक है, तो क्रेडिट यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा है 60-80, तो इसलिए आपने यहाँ पर क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कुछ भी नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये क्रेडिट टोटल दे रखा है। तो अगर आपको क्रेडिट परचेस दे रखा है तो फिर आप क्रेडिटर्स को एडलेस नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 22, यहाँ पर आपको जो दिया है वो कैश परचेस दिया है। कैश परचेस दिया है मीन्स इतना आपने कैश में परचेस किया और कुछ आपने क्रेडिट भी परचेस किया। तो कैश और क्रेडिट दोनों परचेस आपके पास है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन आपको दे रखा है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी आपको दे रखे। अब इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से स्टेटमेंट में शो करोगे, जैसा अभी आपने किया वही चीज़ आपकी होगी। कैश परचेस आपकी कितनी हो जाएगी 3 लाख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, 1 लाख आपने ऐड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं, ये 150 आपने माइनस कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स को इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी क्रेडिट परचेस के साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास कैश परचेस भी है तो हम कैश के साथ साथ क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से स्टॉक की अगर बात करते हैं तो स्टॉक में क्या करते हैं हम, स्टॉक का, अब स्टॉक आपकी असेट है, असेट का कौन सा नेचर होता है डेबिट, तो डेबिट से स्टार्ट करते हैं। मीन्स एक तरीके से आपका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और जो क्लोजिंग है उसको हम क्या कर देते हैं माइनस। अब क्रेडिटर्स आपकी क्या है लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्या नेचर होता है आपका क्रेडिट साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके लायबिलिटी है वो अपोजिट चलेगी। कैसे अपोजिट चलेगी, यहाँ पर जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप क्या करोगे ऐड करोगे और जो ओपनिंग है उसको आप माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, क्यों ऐड करोगे, जब फॉर्मेट हमने समझा था उस टाइम हम सारी चीज़ें देख चुके थे। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स क्लोजिंग आपके ऐड हो जाएंगे और जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स है वो आपके माइनस हो जाएंगे और टोटल आपका 290 जो है वो आपका हो जाएगा मेडिसिन कंज्यूम। ओके, तो मेरे ख्याल से मेडिसिन कंज्यूम वाले जो पोर्शन है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे एक तरीके से हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या एक नई चीज़ है कि अभी तक आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो सारी आपको सारी चीज़ें रेडी दे रखी थी कि इतना ओपनिंग है, इतना क्लोजिंग है, इतना मटेरियल परचेस किया है और इसको स्टेटमेंट में आप कैलकुलेशन करो। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू अगर दे दी जाती है तो आप इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर भी आपको मटेरियल कंज्यूम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड आपको दे रखा है कि आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट किया है 140 पेमेंट लिखा है, मतलब आपने कैश पे कर दिया है।
तो एक तरीके से आपका कैश परचेस हो जाएगा। तो कैश परचेस हो गया 140, जो कि हम एडलेस करने के लिए बेस लेते हैं, तो ये बेस हो जाएगा हमारा। फिर क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। एक चीज़ ध्यान देखना है यहाँ पर कि ये जो बैलेंस शीट है ये 1 अप्रैल 2017 की है, मीन्स ये जो 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये आपकी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है ये आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स है, और ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या रखते हैं हम, स्टॉक रखते हैं, तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है। ठीक है, आप इसको एज ए स्टॉक कैलकुलेट करोगे, स्टॉक आप उसको मानोगे। तो यहाँ पर स्टॉक दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, असेट है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, और एक आपके क्रेडिटर्स है ओपनिंग। और आपको अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018 में 22,000 दे रखा है। ओके, यहाँ पर आप देखना डेट आपको क्या दे रखी है, 31 मार्च 2018 22,000, मीन्स आपका एक तरीके से ये जो मटेरियल है, एक स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 का यहाँ पर भी है, एक स्पोर्ट्स मटेरियल आपका यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ जो डेट दे रखी है वो 17 है, मीन्स ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और यहाँ जो डेट दे रखी है 18, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। तो अब हम इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल, ये स्पोर्ट्स मटेरियल 140 कहाँ से आया, ये जो आपने पेमेंट की थी 140 है ना, तो ये 140 हम क्या करेंगे, बेस लेंगे 140, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे 22,000। कहाँ से आया ये स्पोर्ट्स मटेरियल का मैंने आपको बोला था 17 वाला आपका ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 ऐड कर दोगे, और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 22,000 है ये स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये आप क्या कर दोगे, माइनस, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ओपनिंग को ऐड किया है, क्लोजिंग को माइनस किया है। फिर क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, ये 17 की बैलेंस शीट है, मीन्स ये जो क्रेडिटर्स है आपके ओपनिंग है, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को क्या करते हैं हम, ओपनिंग क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो क्रेडिटर्स आपके क्लोजिंग वाले ऐड होंगे और ओपनिंग वाले माइनस होंगे। तो यहाँ पर ये 6,000 आपने माइनस कर दिए, ये 6,000, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया है, तो ये सारे जो कैलकुलेशन है ये आप कहाँ पर शो करोगे, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम मीन्स कितना मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, ये आपके एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ओके, मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हो, तो 1,20,000 का अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आप शो कर दोगे। अब बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसके 2 इफेक्ट जाते हैं। तो यहाँ पर ये 22,000 का एक इफेक्ट तो आपने क्या दे दिया, कैलकुलेशन में ले लिया। उसके बाद सेकंड इफेक्ट आप क्या दोगे कि ये जो स्टॉक है ये 18 का था, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में जाता है, किधर, असेट साइड में। तो असेट साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000 आपने यहाँ पर शो कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। अगर आपको सेल ऑफ असेट निकालना है या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ उस पर, तो ये पॉइंट आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है पहले हम वो समझ लेते हैं कि बुक वैल्यू दे रखी है फर्नीचर की 1 अप्रैल 2017 को, मीन्स ओपनिंग वैल्यू है कितनी है, 60,000। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर, टोटल फर्नीचर आपका कितने का है, 60 का, उसका हाफ आप सेल कर रहे हो, हाफ मीन्स कितना हो जाएगा, 30,000 का हाफ ऑफ द फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000, मीन्स 60,000 का टोटल फर्नीचर है, उसमें से 30,000 का जो फर्नीचर है आप उसको सेल कर रहे हो कितने में, 20,000 में। ओके, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10%, आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। कैलकुलेट, आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपको फर्नीचर पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है, और उसके साथ ही आपको क्या दिखाना है, शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स जो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे और जो लॉस हुआ है फर्नीचर पे उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से शो करोगे, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन, पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट बना के दे रखा है। ओके, अब फर्नीचर अकाउंट आपने क्यों बनाया, क्योंकि 11th क्लास में आपने देखा होगा डेप्रिसिएशन लगाना हो या असेट का प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम असेट अकाउंट बनाते थे, और ये जो असेट अकाउंट है ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में बनाना सीखा है।
तो यहाँ पर अब ये किस तरीके से बनाते हैं वो हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि ये जो अमाउंट यहाँ पर शो किए गए ये अमाउंट किस तरीके से इसमें शो करना है। ओके, तो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, तो टोटल फर्नीचर कितना है 60,000। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे और प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर टोटल फर्नीचर का अमाउंट कितना आपका 60,000। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 60,000 का जो हाफ फर्नीचर है उस हाफ फर्नीचर को आपने 20,000 में सेल कर दिया। तो हमने क्या करा, इस 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक हाफ प्राइस कितनी हो गई इसकी 30, तो एक फर्स्ट जो हाफ था वो हमने 30 इधर लिख लिया, और जो सेकेंड हाफ है 30,000 वो हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया। नाउ वी हैव 2 पार्ट्स, फर्स्ट हाफ 30,000 एंड सेकेंड हाफ 30,000। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो 30,000 का फर्नीचर है, इस 30,000 के फर्नीचर को आपने 20,000 में सेल कर दिया, तो कितना लॉस हुआ ये आपको पता लगाना है। अब आप ऐसा मत करना कि 30,000 में से 20,000 आपने लेस कर दिया, कि 30,000 का फर्नीचर था आपने 20 में सेल कर दिया तो 10,000 आपको लॉस हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पहले देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास 30,000 है, उसके बाद आपने उसको सेल कब करा है, फर्स्ट 30 सितंबर को आपने उसको सेल किया। तो 30 सितंबर को अगर आप उसको सेल कर लो, मतलब पूरे ईयर का आपको अप्रैल से लेके सितंबर तक, जब तक आपके पास वो फर्नीचर रहा तब तक का आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे आप कंपेयर करोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो 30,000 है इसको हम सेल कर रहे हैं, तो पहले हम उसका कैलकुलेशन देखेंगे। 30,000 का आपका फर्नीचर था, डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर आपके कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 30,000 इंटू 10/100 मीन्स 10%, तो 10/100। फिर 6 मंथ के लिए तो 6/12 आपने यहाँ पर शो कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1500 आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का। ओके, तो अब 30,000 आपकी वैल्यू थी फर्नीचर की, उस पर 1500 आपने क्या करा, डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। ये डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो अब आपकी जो वैल्यू है फर्स्ट फर्नीचर की कितनी है, 28,500। अब ये 28 सेल आप कितने में कर रहे हो उसको, 20,000 में। आपकी वैल्यू कितनी है 28,500 और आप उसको सेल कितने में कर रहे हो, 20,000 में। तो यहाँ पर हाफ प्राइस आपकी बची है, हाफ फर्नीचर की जो आपकी आज की तारीख में प्राइस है कितनी है, 28,500। सेल किया आपने उसको 20,000 में, तो यहाँ पर 8,500 आपको कम रिसीव हो रहे हैं। आपको रिसीव होने थे 28,500, लेकिन आपको सिर्फ 20,000 ही रिसीव हुए हैं, तो एक तरीके से आपको 8,500 का लॉस हो रहा है। तो एक अमाउंट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड फर्नीचर अभी भी हमारे पास है, तो सेकंड फर्नीचर आपका कितने का बचा, 30,000। अब ये फर्नीचर तो आप सेल नहीं कर रहे हो, तो ये तो पूरे ईयर आपके पास रहेगा, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 30,000 का 10% आपने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन, तो कितना आया, 3,000। अब फर्नीचर की वैल्यू है आपके पास 30, इसमें से 3,000 का फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन था आपने लेस कर दिया। तो आज की डेट पर ये जो फर्नीचर है जो 30,000 का था, ईयर के एंड में कितने का हो गया, 27,000 का। और ये 20,000 एक तरीके से हाफ फर्नीचर की एट द एंड में वैल्यू है। ओके, अब इसको अकाउंटिंग में ये जो अमाउंट है किस तरीके से आप शो करोगे वो हम देखते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन हमने चेक कर लिया कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। कैलकुलेशन देख लिया हमने, कैलकुलेशन में हमने लॉस भी कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 8,500, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि आपको जो लॉस हुआ है वो 8,500 का था, लेकिन डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आपने लगाया उसके ऊपर, कितना डेप्रिसिएशन पे किया है, तो वो डेप्रिसिएशन पे किया आपने 1,500। अब इस चीज़ को आप फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में हम ये कैलकुलेशन शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल फर्नीचर का कितने का था, वो फर्नीचर 60,000 का, तो टू बैलेंस बीडी करके हमने लिख दिया 60,000 का फर्नीचर। इस 60,000 के फर्नीचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक पार्ट हम आगे जाके सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट फर्नीचर 30,000, सेकेंड फर्नीचर 30,000। ओके, टोटल आपका हो गया 60,000। अब सबसे पहले हम जो फर्नीचर सेल कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो उस पर हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था 6 मंथ का, 1,500 कैलकुलेशन में हमने देखा। फिर सेकेंड एंट्री करेंगे हम कि हमने उसको सेल कितने में किया है,
तो बाय बैंक सेल फर्नीचर 20,000 में हमने उसको सेल किया है, ओके। और इस सेल करने पे हमको लॉस कितने का हुआ 8,500, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। लॉस ऑन सेल कितना हुआ लॉस आपका 8,500। तो ये 3 एंट्री करने के बाद हमारा फर्स्ट फर्नीचर का कैलकुलेशन और उसकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकंड पार्ट हमारा जो बच गया था, सेकंड फर्नीचर 30,000 का, उसको हम देखेंगे। तो वो 30,000 पे हमने डेप्रिसिएशन पे करा 10% के हिसाब से, कितना आया 3,000, और एट द एंड ये 30 में से 3,000 माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बची 27,000। और इस तरीके से हमने 60 से 60 ये फर्नीचर अकाउंट कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला था कि आप डेप्रिसिएशन कैसे शो करोगे और लॉस कैसे शो करोगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाया, ओके। लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों ही आपके एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे, क्योंकि आपकी इनकम तो हो नहीं रही, आपका लॉस ही हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले आपने शो कर दिया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब ये 4,500 कैसे आया, तो पहले डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर आपने सेल किया है उस पर आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया था 1,500, तो ये 1,500 आ गया। और सेकंड फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया 3,000, तो ये 3,000 आ गया। टोटल 1,500 और प्लस 3,000 इज इक्वल टू 4,500। और लास्ट में आपने शो कर दिया आपको कितने का लॉस हुआ 8,500। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,500। इस तरीके से आपने, अगर आपको असेट कोई आप सेल करते हो उस पर आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, उस पर लॉस हुआ है तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, उसे कौन से अकाउंट में जाकर शो करोगे, बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसका ट्रीटमेंट जो पूरा है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा। उधर बैलेंस शीट में अगर वो फर्नीचर का टोटल दे रखा है तो उसमें से उतना फर्नीचर लेस हो जाएगा जितना आपने सेल कर दिया, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।